बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। इस टाइम एक बड़ी डिबेट मीडिया पर जारी है। वो डिबेट बड़ा लिंक करती है मुल्क के हालात, इसके साथ इंटरनेशनल आलमी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, अमन की कोशिशें। ये डिबेट क्यों जनरेट हुई? आखिरकार रात को एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ और इस वाक़े के बाद जो है वो सबकी नज़रें इस टाइम लगी हुई हैं कि आखिर होगा क्या। उसकी वजूहात ये हैं कि कल जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसके बाद एक के बाद एक डेवलपमेंट ऐसी हो रही है जो कि परेशान कौन है। मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है राइट नाउ, अभी एज ऑफ नाउ क्या इतलात है हमारे पास, और इसके बाद क्या होने जा रहा है। खासूसन पीस टॉक इस्लामाबाद में जो हो रही हैं उसके हवाले से अपडेट आपको देनी है। आपसे कुछ देर कबल जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बहुत बहुत बड़ी मुलाकात हुई है ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद के अंदर, और उनको जाके अश्योरेंसेस दी गई हैं। क्या ये मामला हुआ है, ये तमाम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कल रात एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। इसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में कन्वे कर दिया गया जो मैसेज था ईरान का, और वो ईरान का मैसेज जो है रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। ये स्टोरी हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे कल पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है, जिन इवेंट्स की वजह से अभी एकदम से पूरे मीडिया में एक तूफान उठा हुआ है कि आखिर क्या ईरानी वफ्द आएगा या नहीं आएगा। कल रात को नाज़रीन सीज फायर की पहली खिलाफ वर्जी, जिसे बाकायदा तौर पर कहा जा सकता है, यूएस शिप्स की जानिब से ईरानी शिप्स को टारगेट किया गया। ईरानी शिप्स जो हैं वो चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में पहले उनका ब्लॉकेट था, उसके आगे नेवल ब्लॉकेट जो है वो यूएस शिप्स का था। अब चूंकि ईरान की शिप्स जो हैं वो पोर्ट से जाती हैं और वहाँ पे ट्रेड वेजल्स होती हैं, मुख्तलिफ जो है ऑयल आता है, ऑयल जाता है, मुख्तलिफ अशिया आती हैं जाती हैं। अब जब से यूएस ब्लॉकेट है तब से ईरानी जो है वो शिप्स मूव्स नहीं कर पा रही, और उसकी वजह से अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की कल ट्वीट देखें तो उन्होंने बताया कि 500 मिलियन का तो एक दिन में ईरान को नुकसान हो गया। कल रात को एक बड़ी मूवमेंट हुई जिसमें ईरानी वेजल ने यूएस नेवल ब्लॉकेट को क्रॉस करने की कोशिश की, और उस क्रॉस करने की कोशिश में यूएस की जानिब से वार्निंग जारी की गई। वार्निंग पर ईरानी शिप नहीं रुकी, उसके बाद उन पर डायरेक्ट फायर कर दी गई। ये फायर करना था कि ईरानी मीडिया में ये स्टेटमेंट आई, आईआरजीसी ने एक्शन लिया, और साथ ही जो अमरीकी नेवल ब्लॉकेट है वहां पर जो है ड्रोन्स जो है ईरान की जानिब से फायर कर दिए गए। रात गई ये डेवलपमेंट हो रही थी, और इसने जो पीस टॉक्स हो रही हैं इस्लामाबाद में होने लगी हैं उनको खटाई में डाल दिया। इसके बाद से मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है, चूंकि आज सुबह जो है ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान वो मीडिया पे अपेयर हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स सेकंड राउंड के लिए ईरानी वफ्द नहीं जाएगा। इसके बाद तो जैसे एक हलचल सी मच गई और तमाम लोग ये क्या सराहियां करने लगे कि अमरीकी वफ्द अगर आ जाएगा तो क्या ईरानी वफ्द आएगा या नहीं। ऐसे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम टेलीफोन कॉल पर गुफ्तगू होती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको आगाह किया जाता है नेवल ब्लॉकेट जो यूएस की जानिब से लगाया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ईरान को उस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चूंकि ईरान का उससे ट्रेड मुतासर हो रहा है, ईरान समझता है कि आबनाए हॉर्मुज पे उसका कंट्रोल है, आगे नेवल ब्लॉकेट अगर लगा हुआ है, उनकी शिप्स जा नहीं रही, तो इसकी वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि सीज फायर का ब्रॉडर फ्रेमवर्क ये था कि हमने तमाम चीज़ों पर यह कंसेंसस था कि हम आबनाए हॉर्मुज खोल देंगे, इसके नतीजे में आप हम पर हमला नहीं करेंगे और इसके नतीजे में कोई भी एग्रेशन या एस्केलेशन नहीं होगी। कल आपकी शिप्स से हमारी शिप्स को टारगेट किया गया। ये नेवल ब्लॉकेट क्यों है जबकि हमने तो आबनाए हॉर्मुज खोल दिया है, जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि वो ये नेवल ब्लॉकेट रखेंगे जब तक कोई मुकम्मल तौर पर इस मामले का हल नहीं निकल आता और कोई इस मामले पर मुकम्मल जो है वो बातचीत नहीं हो जाती कि हम एक डील की तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम ईरान को एक डील ऑफर कर रहे हैं, अगर वो डील ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की तो उनके सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, उनको टारगेट कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो थ्रेट था, ये नेवल चूंकि ब्लॉकेट से भी रिलेटेड था और ईरान पर डील एक्सेप्ट ना करने से भी रिलेटेड था। अब दोनों पार्टीज पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए, कंजम्पशन ऑफ द लोकल पब्लिक के लिए एक जो नैरेटिव बना रही हैं और एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रही हैं,
वो बड़ी खतरनाक हैं। इसी पे डिबेट हो रही है और इसी पे ये कहा जा रहा है क्या इससे इस्लामाबाद टॉक्स का फ्यूचर जो है वो खटाई में पड़ गया या नहीं। तो मैं आपको इसकी हकीकत बता देता हूं। अब से कुछ देर कबल मोहसिन नकवी साहब ने ईरानी वफ्द से मुलाकात की है। ईरानी जो अम्बेसडर हैं उनके साथ जो लोग मौजूद थे, उनको मोहसिन नकवी साहब ये अश्योरेंसेस दे रहे हैं कि इस्लामाबाद जो है इज़ अ सेफ सिटी फॉर दम, और तमाम जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। इससे कबल आपको पता है कि ईरानी जब वफ्द आया था उनको फाइटर जेट्स की जानिब से स्कॉट किया गया था, और उसके बाद फिर ईरानी वफ्द जब वापस गया था तो 9 फाइटर जेट्स जो हैं ईरानी वफ्द का जो जहाज़ था उसको स्कॉट किए हुए थे। तो अब जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है, वो अपनी जगह, लेकिन पब्लिक पोस्चरिंग और एक ऐसी पोस्चरिंग जिसमें मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है यूएस ने भी, ईरान ने भी, वो न्यूज़ मीडिया के लिए है, वो फॉर द कंजम्पशन ऑफ पीपल है। बैक डोर पे मामलात काफ़ी स्मूथ हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब जाके ईरानी वफ्द को ये बता रहे हैं तो इसका मतलब है ईरानी वफ्द जो है वो इस बारे में सोच रहा है। हतमी तौर पर जाहिर बात है अभी कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी राय के मुताबिक वो लोग आएंगे। और अभी अगर बात करें, क्योंकि ये जो अभी हमारे राय भी तभी काम होती है जब सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। अब आप जो उनके फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि हमने अभी नॉट येट, हमने अभी ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन हम जो है वो इस्लामाबाद टॉक्स पे अभी एज ऑफ नाउ जो हमारा डिसीजन है वो जा नहीं रहे हैं हम, लेकिन इस बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में मुकम्मल तौर पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये उनका कहना जो है इस बात की इंडिकेट करता है कि जो है वो ईरानी वफ्द आ सकता है। इससे कबल माजी में चले जाएं तो आपको पता लगेगा फर्स्ट राउंड से पहले भी ऐसी बातें हो रही थी। फिर ये बातें हुई कि ईरान ने प्री कंडीशंस रख दी हैं, और प्री कंडीशंस ये हैं कि उनके एसेट्स डी फ्रीज हों और इसके साथ लेबनान में सीज फायर हो। फिर पाकिस्तान ने लेबनान सीज फायर के लिए बड़ी कोशिशें भी की थी, लेकिन ईरानी वफ्द आया था और ईरानियों ने बातचीत की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि ईरानी वफ्द का आना जरूरी क्यों है और ईरान का गेन इसमें क्या है। ईरान अगर नहीं आएगा तो क्या कुछ गेन कर लेगा? ईरान अगर नहीं आएगा तो एक जंग उनके सर पर मुसल्लत ऑलरेडी जो हुई हुई थी उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ईरान आएगा तो ईरान के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स ईरान के इससे रिलेटेड हैं। ईरान पोस्चरिंग ऐसी कर रहा है कि मुज़ाकरात से पहले एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हो ताकि मुज़ाकरात करने में उसे आसानी हो। ईरान उस चीज़ का फायदा उठा रहा है जो यूएस की जानिब से नेवल ब्लॉकेड डिस्पाइट ऑफ सीज फायर किया गया। तो ईरान चाहता है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, मतलब उस यूरेनियम को वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में वो मुकम्मल कंट्रोल चाह रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में वो टॉल टैक्स लगाना चाह रहा है। तो ये 3-4 पोजीशनें उसकी स्ट्रांग हो जाएंगी अगर वो पोस्चरिंग ऐसी करेगा कि वो यूएस से मुज़ाकरात के लिए नहीं तैयार। उसकी वजह एक और भी है, इस टाइम यूएस जो है वो उनको मालूम हो गया कि राइट ना वो वार से निकलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था तो कहा था कि मेरी ईरान के लिए डील है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता फलां 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 मैं टारगेट कर दूंगा। अभी भी यही कहा है कि ये डील है, ये एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं टारगेट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि ईरानी ये समझने में वो दे आर स्मार्ट निगोशिएटर्स, दे आर स्मार्ट पीपल, टफ पीपल। वो ये समझ चुके हैं कि इस टाइम चूंकि यूएस इस सारी जंग से निकलना चाह रहा है, एक एग्जिट चाह रहा है, उसकी 3-4 वजूहात हैं। यूएस इकॉनमी उसकी सबसे बड़ी वजह है, इसके साथ जो यूएस डेमोक्रेट्स का प्रेशर है वो एक बहुत बड़ी वजह है, इसके साथ जो है यूएस कांट अफोर्ड के आलमी मईशत जो है वो उसमें एक खलल आए, उस वो कहीं से उसको लड़खड़ाए। उसकी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि यूएस चाह रहा है कि जो वो स्ट्रैटेजिक गेन्स कर चुका है उस पर एक ठप्पा लगाए, और उनको ये भी साथ मालूम है ईरानियों को कि यूएस कभी भी यहाँ पे जो है वो ट्रूप्स नहीं भेजेगा उनको। अगर वो ट्रूप्स भेजता है तो उनके लिए एक बड़ी आप ये कह सकते हैं मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बॉडी बैग्स जो हैं अगर वो ईरानियों से डायरेक्ट फाइट करते हैं तो अमेरिका जाएंगे, और मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए ईरान अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली प्ले कर रहा है, और ईरान ये समझता है कि राइट नाउ अगर उन्होंने ये किया तो उससे उनकी नेगोशिएशंस के दौरान पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी वजह से जनरल नासिर मुनीर साहब ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया, और उस टेलीफोन कॉल में ये बताया गया कि नेवल ब्लॉकेड जो है ये जो है मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ईरानी भी ये जानते हैं कि अगर इस जंग को आगे बढ़ाया गया तो उनके लिए भी खतरा है, और वो ये चाहते हैं कि इस पर मैक्सिमम पोजीशन लेकर नेगोशिएशन की तरफ
तरफ बढ़ें और अपने लिए कुछ गेन लें। गेन क्या हो सकता है ईरान के लिए? ईरान के इकोनॉमिक सैंक्शंस में रिलीफ हो सकता है। अभी खबरें ये आ रही हैं कि ईरान 15 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म कर सकता है। इसके साथ ईरान के लिए गेन क्या? उनके तकरीबन 6 बिलियन या ऑलमोस्ट 6 बिलियन से 20 बिलियन के दरमियान की कोई फिगर हो गई जिनके एसेट्स राइट नाउ डी फ्रीज हो जाएंगे। बाकी एसेट्स यूएस देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता डी फ्रीज करेगा। तो अब राइट नाउ ईरान चाहता है वो इकोनॉमिक गेन ले, जो टूल है वो भी कलेक्ट करे। तो इसके बारे में ईरान स्ट्रेटेजी बना रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजी जाहिर बात है जब आप निगोशिएशंस के लिए बैठते हैं तो आप मैक्सिमम पोजीशन पे होते हैं, बट व्हेन यू सेट तो आपके कोई ना कोई ले दे होती है, उसके साथ आपको जो है कोई पर्क्स मिलते हैं, कुछ आपको कहीं पे लूज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस निगोशिएशंस का हिस्सा होते हैं। यूएस और ईरान, चूंकि यूएस का दूसरा प्लेन भी आज इस्लामाबाद लैंड कर चुका है, दैट मीन्स दे आर कमिंग। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, इन तीनों के नाम चल रहे थे, लेकिन यूएस के अपने सहाफ़ी भी इस बारे में डिवाइड थे कि जेडी वेंस आ रहे हैं। यानी बहरहाल जो भी वफ्त आएगा वो यूएस ये समझता है कि सेकंड राउंड में वो बहुत कुछ जो है अचीव करना चाहते हैं। जो अब यूएस भी टॉक्स इस वजह से कर रहे थे, दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल। यूएस को पता है कि वो जो इनरिच यूरेनियम है वो ईरान जाकर लेंगे तो उनकी कैजुअलिटीज़ भी होंगी, जंग आगे भी मजीद एस्केलेट करेगी, और उसके लिए यूएस क्या ये गारंटी भी नहीं है कि यूएस इनरिच यूरेनियम निकाल सकेगा या नहीं। दैट्स वाई दे वांट टॉक्स, और इस टॉक्स के नतीजे में वो ये कोशिश कर रहे हैं जो इनरिच यूरेनियम है, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इसराइल ये समझता है कि इनरिच यूरेनियम निकालना या न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना इट्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइल। लेकिन अभी भी एज ऑफ नाउ हम देखें तो इसराइल काफ़ी ऑब्जेक्टिव समझता है कि अपने अचीव कर चुका है, जिसमें वो टॉप टियर को टारगेट करने के हवाले से नेतन्याहू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा, उनसे जब सवाल हुआ कि आपने तो खामनाई साहब को शहीद कर दिया, उनका बेटा खामनाई बन गया और यंग खामनाई जो आया आगे, तो नेतन्याहू ने एक बात कही थी। नेतन्याहू ने कहा कि जो खामनाई साहब अली खामनाई की बात थी वो अभी मुश्तबा खामनाई की बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंस था, उनके पास एक पावर थी, दो के मुश्तबा खामनाई के पास भी वो पावर है, लेकिन वो उनको एक्सपीरियंस से कंपैरिजन कर रहे थे उसका। तो मेरा ख्याल से जो राइट नाउ है वो मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात जो है वो आगे भी बढ़ेंगे, और इसमें लेकिन ब्रेक थ्रू जो है वो कोई एक मिरेकल होगा कि ब्रेक थ्रू हो जाए। ये दोनों पोजीशंस बड़ी स्ट्रिक्ट रहेंगी, बड़े टफ मुज़ाकरात होंगे। सीज फायर की एक्सटेंशन बहरहाल एक चीज़ है जो कि हमें नज़र आती है, लेट्स सी क्या होता है। ये वो तमाम चीज़ें थी जो आज की मैंने आपको कंपाइल करके बता दी हैं। कुछ मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।